Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, in previous session we have discussed about infectious agents and their means of spread. Okay, so in today's session we will discuss about organ specific and tissue specific manifestations. Okay, that means after getting into the human body, the microbes, where they will go. Okay, वो जाते कहाँ हैं, ठीक है? And this next principles of treatment and preventions. Okay, so let's start with the today's session. The first topic that we are going to discuss is organ specific and tissue specific manifestations. As compared to the size of the microbes, okay, our body size is very large. So they can reach several places in the body. Microbe जब आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जाने के लिए through various routes and affect particular tissues or organs. Okay, but microbes जाएगा कहाँ? That selection for the site of microbes homes is related to their point of entry. कि वो आपकी बॉडी में एंटर कहाँ से किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर थ्रू नोज, ऑब्वियसली आपके नोज के जरिए अगर जा रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा ना, ठीक है. सो दे आर लाइकली टू रीच टू द लंग्स. ऐसा कौन करता है? ट्यूबरक्लोसिस जो कॉज करता है बैक्टीरिया, वो इसी रूट के जरिए कहाँ पहुँचता है? लंग्स में पहुँचता है. ओके, द सेकेंड वन, इफ दे एंटर थ्रू माउथ, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग. ओके, गट मीन्स इंटेस्टिनल लाइनिंग में ही रहेंगे. ऐसा कौन करता है? बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफाइड, वो ऐसे एंटर करता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन में जाके रहता है. और ऑप्शन क्या है उसके पास? दे कैन ऑल्सो गो टू द लिवर लाइक जॉन्डिस कॉजिंग वायरस. ठीक है, जो जॉन्डिस कॉज करता है वायरस, वो भी आपके माउथ के जरिए ही जाता है, पर रहता कहाँ है? अफेक्ट किसको करता है? लिवर को. ओके, ये तो थे फ्यू एग्जांपल्स कि जहां से वो एंट्री करेंगे वहीं पे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करेंगे. पर ऐसा हर बार नहीं होता है. But this needn't always be the case. See the few examples. HIV virus enter through sexual contact. As we have studied in the previous session, it is sexually transmitted disease. Okay, but they spread to lymph nodes. You can simply understand that lymph nodes immune system, आपकी immunity को बनाने में help करते हैं. Okay, all over the body. ये आपकी बॉडी के लिम्फ नोड्स में फैल जाते हैं. ओके, जो HIV वायरस है, इट एंटर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बट दे स्प्रेड टू ऑल ओवर द बॉडी टू द लिम्फ नोड्स. अब क्या करेंगे? ये लिम्फ नोड्स को जाके अफेक्ट करेंगे, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली दे विल अफेक्ट द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, पेशेंट की इम्यूनिटी को ये वीक कर देता है. नेम ही इसका क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इम्यूनिटी को कम कर देना. अब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, क्या होगा? जो HIV पेशेंट है उसके लिए छोटा सा कोल्ड, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी क्या बन जाएगी? बड़ी बन जाएगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है धीरे धीरे, इवन इट विल नॉट बी एबल टू फाइट विद द स्मॉल डिजीजेस. ओके, कोल्ड हो जाएगा तो उसको निमोनिया जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा कोई गट इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट विल टर्न्स इनटू द डायरिया. सो इस तरह से क्या होता है? जो HIV पेशेंट होता है वो अदर स्मॉल डिजीजेज या अदर एक्यूट डिजीजेज के साथ ही खत्म हो जाता है. सी द सेकेंड एग्जाम्पल, मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, ये एंटर करते हैं थ्रू मॉस्किटो बाइट और कहाँ जाते हैं? हमारी बॉडी में लिवर में जाते हैं और फिर वो RBCs को जाके अफेक्ट करते हैं. ठीक है, और बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं. सेम द वायरस कॉजिंग जापानीज एंसेफेलाइटिस
ओके, और इसको कहते हैं ब्रेन फीवर। विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट, ये भी मॉस्किटो ही स्प्रेड करता है, बट इट गोज ऑन टू इन्फेक्ट द ब्रेन, पर ये किसको जाके इन्फेक्ट करता है? ब्रेन को जाके इफेक्ट करता है। ठीक है, तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स कि जहाँ से वो एंटर करेंगे वहीं के ऑर्गन्स को जाके इफेक्ट करेंगे, एंड देयर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। इसका मतलब किसी भी डिजीज का कोई भी सिम्टम या साइन डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो किस ऑर्गन को जाके अफेक्ट कर रहा है, तो सिम्टम्स और साइंस भी वैसे ही नजर आएंगे। ओके, thus the signs and symptoms of a disease will depend upon the tissue or organ targeted by microbes. For example, if the target organ is the lungs, the symptoms will be cough, breathlessness. If the target is liver, then jaundice may occur. If the target is brain, then headache, vomiting, fits or unconsciousness may occur. Okay? In addition to these tissue-specific effects of infectious diseases, there will be other common effects too. ठीक है, जो हर तरह की कोई भी डिजीज या कोई भी माइक्रोब एंटर करता है तो कुछ ना कुछ हमें जर्नल इफेक्ट्स जो हैं वो हर एक डिजीज में नजर आते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। ओके, इन्फ्लामेशन क्या होता है? दैट इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम का वो रिस्पॉन्स है जब भी कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसको आइडेंटिफाई करता है एंड देन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है जो उसके सोल्जर्स हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम अपने सोल्जर्स भेजने शुरू कर देता है टू द एंट्री पॉइंट ऑफ द माइक्रोब्स, जहां से वो एंटर किए हैं। फिर क्या होता है? देयर इज अ फाइटिंग बिटवीन दैट फॉरेन माइक्रोब, और जो माइक्रोब एंटर किया है, एंड द एंटीबॉडी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको कुछ जर्नल इफेक्ट्स नजर आते हैं। टिल देन, जब तक वो माइक्रोब खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है, आपको कुछ वहां पर जर्नल सिम्टम्स नजर आते हैं। रैशेज होती है, पेन होती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, या कई बार फीवर हो जाता है। दैट इज द लोकल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, दैट इज द लोकल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन। और सिंपल वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो? जैसे कोई भी माइक्रोब एंटर करेगा इन योर बॉडी, ठीक है, माइक्रोब एंटर कर जाता है तो आपका ये जो यहाँ के सिस्टम्स हैं सारे, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सराउंडिंग दिस एरिया, वो सारी क्या कर जाएंगी? डायलेट्स कर जाएंगी। डायलेट का मतलब एक्सपैंड कर जाएंगी, फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा। तो फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ेगा तो क्या होगा? रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड के जरिए जो है कौन आएगा? अब यहाँ पे एंटीबॉडीज आएंगे। ठीक है, किसने भेजे हैं? इम्यून सिस्टम ने भेजे हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज भेजे हैं, नाउ दे विल फाइट विद द माइक्रोब्स। तो उसकी वजह से आपको ये वार्मथ, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ये सब साइंस जो हैं वो दिखेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट जब माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। ओके, जैसे कोई भी डिजीज होती है, फीवर सबके साथ ही रिलेटेड होता है। सो दीज आर द जर्नल सिम्टम्स, ये टिश्यू स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लामेशन। फॉर मोर क्लैरिटी, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। Okay, now what will happen? See carefully. This is the wound area. There is the dilation of the blood vessels. ठीक है, डायलेशन हो रही है तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है एरिया में। लीकी ब्लड वेसल्स, ब्लीडिंग हो रही है तो वो लीक कर रही है ना ब्लड वेसल्स। अब क्या हो गया? दैट आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ये बैक्टीरिया आ गए हैं। अब इम्यून सिस्टम को सिग्नल मिल गया है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं, सो सेंड एंटीबॉडीज। नाउ एंटीबॉडीज आएंगे, दे विल एनगल्फ दिस बैक्टीरिया।
ठीक है। सो टिल देन ये फाइट चलता रहेगा ना, तो आपको इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स नज़र आते रहेंगे। नाउ माइक्रोब्स खत्म हो गए एंड ब्लड वेसल्स कम्स टू देयर नॉर्मल पोजीशन। लोकल जितने भी स्टूडेंट्स लोकल इफेक्ट्स होंगे इन्फ्लामेशन के, वो सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज इन्फ्लामेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब आपने डिजीज पढ़ लिया, कैसे होती है, इन्फेक्शियस माइक्रोब्स कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे वो आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं या किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे, एंड व्हाट आर द जर्नल इफेक्ट्स ऑल्सो, वो हम सब ने पढ़ लिया। ठीक है। नाउ व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट। अब आपने ट्रीटमेंट करवाना है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या सोच के आपको मेडिसिन देगा। ठीक है। सो 2 वे तरीके हैं टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। कौन कौन से? फर्स्ट, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज। जो उस डिजीज की वजह से सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। फीवर है उसको कम करना है, बॉडी एक है उसको कम करना है, पेन है उसको कम करना है, ओके, इन्फ्लामेशन है उसको कम करना है। ये तो हो गया एक चीज। ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड आपको क्या करना होता है, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। अगर आपने जिस वजह से वो डिजीज है, जो उसका कॉजेटिव एजेंट है डिजीज का, अगर आपने उसको खत्म नहीं किया तो क्या होगा, आपके ये जो आपने जर्नल इफेक्ट्स को खत्म किया वो दोबारा हो जाएंगे, आपकी डिजीज ठीक नहीं होगी। ठीक है। सो डॉक्टर आपको क्या करता है, 2 तरह से मेडिसिन देता है। वन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज लाइक सिम्टम्स, इन्फ्लामेशंस, जो इन्फ्लामेशन की वजह से हैं सिम्टम्स, वो सारे इफेक्ट्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। ये कई बार आप क्या करते हो, जरा बॉडी रेस्ट भी करते हो। जैसे आपको कई बार होता है ना, कोल्ड होता है, कफ होता है, तो उसमें हल्का हल्का फीवर भी हो जाता है कई बार। ठीक है। दैट इज ड्यू टू दैट इन्फ्लामेशन, वो जो अंदर फाइट चल रही है वो उसी की वजह से है। पर आप थोड़ी देर रेस्ट करते हो, ठीक है, बेड रेस्ट लेते हो, तो फिर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, अब आपको वो माइक्रोब को खत्म करना है। अब मेडिसिन कौन सी लेनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेराइटी ऑफ द और टाइप ऑफ द माइक्रोब। इफ द बैक्टीरिया इज देयर देन डॉक्टर विल गिव यू एंटीबायोटिक। ओके, वायरस है तो वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन देनी है, प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट मेडिसिन देगा। ठीक है। सो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट फॉलो अप करते हैं। Okay, now students listen one thing carefully. It is difficult to make antiviral medicines than antibacterial medicines. ठीक है। वायरस के अगेंस्ट मेडिसिन बनाना जो है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, और ये आजकल के टाइम में हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। ओके, अब क्यों डिफिकल्ट है? एज यू ऑल नो दैट viruses, they don't have any own their cell machinery, उनका कोई अपना सेल मशीनरी नहीं है। ठीक है। दे यूज द लिविंग होस्ट, जिसके अंदर वो एंटर करते हैं, उसकी बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स या उसकी मशीनरी को वो यूज करते हैं फॉर देयर कंप्लीटिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो इसीलिए बहुत कम रिएक्शंस होते हैं वायरस की बॉडी में, तो जिसको जाके मेडिसिन क्या करे, अफेक्ट करे। ओके, ड्यू टू दैट रीजन वायरसेस के अगेंस्ट मेडिसिन बनाना जो है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है वो सक्सेस मिल चुकी है, मेडिसिन वायरसेस के अगेंस्ट बन चुकी हैं। ओके, सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर ऑल्सो, because viruses have very few biochemical mechanisms of their own, they enter our cells and use our machinery for completing their life processes. This means that there are relatively few virus specific targets to aim at. Okay, now move to the next, that is limitations or disadvantages of infectious diseases. अब आपने ट्रीटमेंट तो करवा लिया, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस का, लेकिन उसकी भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीजेस की ही कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस हैं। सी द फर्स्ट वन, वंस समवन हैज डिजीज हिज बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर
कंप्लीटली। हो सकता है क्योंकि एक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है, कुछ हार्मफुल है ना, कुछ ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बॉडी को। सो वो कह रहा है कि एक बार इंसान को अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएगी तो मे बी उसका कोई बॉडी फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाए और कभी रिकवर ना करे। सी द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सी द सेकेंड वन, द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। ऑब्वियसली माइक्रोब्स अंदर गए हैं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट टाइम लेगा। It means that someone suffering from a disease likely to be bedridden for some times even if proper treatment is given. तो भाई कुछ टाइम तक तो उसको रेस्ट करना पड़ेगा ना। See the third one, तो रेस्ट करने से क्या होगा बेटे, उसका जॉब या स्कूल या उसकी स्टडीज वो सब क्या करेंगी, सफ़र करेंगी, ठीक है। See the third one, the person suffering from an infectious disease, क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिजीज से सफ़र कर रहा है, कैन सर्व एज द सोर्स फॉर फर्दर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पीपल। ऑब्वियसली द इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कम्युनिकेबल, दे कैन ट्रांसमिट फ्रॉम और ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी वन, ठीक है। सो दिस लीड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबव डिफिकल्टीज, तो फैमिली में और किसी को भी हो जाएगी। सो इस तरह से क्या होगा, आगे की आगे वो स्प्रेड होती रहेगी। सो ड्यू टू दीज लिमिटेशंस वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर, ठीक है। ट्रीटमेंट से बेहतर क्या है, उसका प्रिवेंशन, मतलब आप अपने आप को प्रिवेंटेड रखो, ओके, बी केयरफुल, ठीक है, यूज प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट दीज इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे आजकल हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कोरोना वायरस और कोविड-19, ओके, घर में बैठे हैं, वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, आप अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हो तो अब आप क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके। वन इज, फर्स्ट वन क्या है, जर्नल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। जर्नल जो हम जर्नली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, भीड़ कम कर रहे हैं या हैंड वॉश हम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, जर्नल वेज हैं, ओके। दीज आर द वेज मोस्टली रिलेटेड टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, ठीक है, उनके एक्सपोजर में आओ ही ना। और पब्लिक हाइजीन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ओके। सी सम एग्जाम्पल्स कि कौन सी डिजीज है, किस तरह से वो स्प्रेड होती है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके अगेंस्ट फॉर इट्स प्रिवेंशन। सी दिस टेबल केयरफुली, इफ द माइक्रोब्स दे आर स्प्रेडिंग थ्रू एयरबॉर्न, ठीक है, या एयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं, तो क्या करोगे, बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, ये एयरबॉर्न डिजीजेज एक से दूसरे में जल्दी फैल जाती हैं बाय कफिंग, स्नीजिंग, ओके, और एक दूसरे को टच करने से भी ऑब्वियसली, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीजेज, बेटे एयरबॉर्न डिजीजेज टच करने से क्यों बोला मैंने, जब क्योंकि मान लो वो जो स्नीजिंग कफिंग के टाइम अगर किसी के ऊपर वो माइक्रोब्स गिर गए हैं तो किसी को टच करोगे तो वो आपकी बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे। सीधा सेकेंड वन, वाटर बॉर्न माइक्रोब्स होंगे तो क्या करोगे, ऑब्वियसली वी आर प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, आप वाटर को डिसइंफेक्टेंट करेंगे। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है तो क्या करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट विच वुड प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। अब मॉस्किटोज के जरिए जो डिजीजेज स्प्रेड होती हैं, हम क्या करेंगे, मॉस्किटोज को ग्रो करने वाली कंडीशंस नहीं देंगे जिसमें वो ब्रीड करें या उनका नंबर इंक्रीज हो, ओके। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रोब्स कि वो स्प्रेड ना करें। सम अदर जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन आर, ठीक है, जो जर्नली और हैं, दैट आर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल हम यही तो सुन रहे हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको कोरोना जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है या जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो अपने आप ही क्या करेगा, वो जो माइक्रोब्स एंटर करेंगे उनके साथ वो फाइट करेगा और हमें प्रिवेंट कर देगा, ठीक है।
लेकिन प्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन स्टूडेंट्स दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, वो नंबर ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर माइक्रोब्स का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम उनको मतलब उतना इफेक्टिवली ख़त्म नहीं कर पाएगा। अगर माइक्रोब्स का नंबर कम है तो आपका इम्यून सिस्टम उनको क्या कर देगा, इजीली ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। ठीक है, जैसे आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं बाहर की चीज़ें खाना, फास्ट फूड, ये हम सब अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज वी आर टेकिंग होममेड मटेरियल, होममेड फूड हम खा रहे हैं। ठीक है, सो दैट लीड्स टू बैलेंस्ड डाइट। ओके, सो दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। नाउ देयर आर स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के माइक्रोब्स हैं। तो अब आप उनको कैसे अपने आप को आप प्रिवेंट करेंगे? इट इंक्लूड्स अडॉप्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ इम्यूनाइजेशन। First, see the definition of immunization. It is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of a vaccine. जब आप हम क्या करते हैं, किसी मेडिसिन लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, ओके, अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज, तो हम अपने आप को क्या बना रहे हैं, इम्यूनाइज्ड बना रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट बना रहे हैं कि हमें वो माइक्रोब अफेक्ट ना करे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। हम उसको क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। नाउ सी द मीनिंग ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन में होते क्या है बेटे? इट इज अ सस्पेंशन ऑफ वीकन्ड और किल्ड माइक्रोब्स और देयर प्रोडक्ट्स। जो वैक्सीन दी जाती है उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स ही होते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट आप वैक्सीन ले रहे हो, उसी को कॉज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं, बट नॉट इन एक्टिव स्टेट। ठीक है, दे आर इन इनएक्टिव स्टेट। वो वीकेंड होते हैं या किल्ड होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है दैट इज सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो वो उसके अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो जैसे ही वो माइक्रोब्स, ठीक है, हमारी बॉडी में जाएंगे, सो वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट क्या बनाने शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज। देखो, माइक्रोब ने हमारी बॉडी को कोई अफेक्ट नहीं किया, हमें कोई डिजीज नहीं कॉज करी, लेकिन उसने हेल्प किस में किया, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प की। ठीक है, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली है ना, अब क्या होगा, हमारी बॉडी रिमेंबर रखेगी किसको, याद रखेगी किसको, इस माइक्रोब को। जब नेक्स्ट टाइम एक्टिव अगर माइक्रोब एंटर करेगा, तो ये जो एंटीबॉडीज अभी बनाए हैं, दे विल फाइट विद दैट माइक्रोब एट दैट टाइम। ठीक है, तो जल्दी से उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। Okay, this is the one of the method for producing antibodies against any particular disease. और बेटे आपको ये भी मालूम होगा, वन टाइम इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी में क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। वन टाइम इन्फेक्शन मीन्स, मान लो कि किसी को जैसे स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, या चिकन पॉक्स है। अब कई बार बोलते हैं ना कि जिसको एक बार हो जाता है दोबारा नहीं होता है, वो क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो माइक्रोब एंटर किए बॉडी में, सो उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम के पास एंटीबॉडीज नहीं थे। ठीक है, फाइटर्स नहीं थे, तो क्या किया, हमें इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी बॉडी ने क्या किया, उनको रिकॉग्नाइज किया और उनके अगेंस्ट नए एंटीबॉडीज बनाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एंटीबॉडीज ने उनके साथ, माइक्रोब्स के साथ फाइट किया और धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स ठीक हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ठीक हो गई, जिस भी इंसान को होगा वो ठीक हो गया। अब वो जो एंटीबॉडीज हैं, दे विल रिमेन इन देयर बॉडी, अब वो बॉडी में रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब कभी वो वायरस या वो कोई माइक्रोब एंटर करेगा, तो एंटीबॉडीज आर देयर टू फाइट विद देम, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी।
और कई बार क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम होती है वो ज़्यादा स्फीयर होता है इन्फेक्शन, और सेकेंड टाइम उसका कम इफेक्ट होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज अभी नहीं होते हैं और सेकेंड टाइम में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, इम्यूनिटी हमारी डेवलप्ड है, तो हमें वो डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं माइक्रोब्स। ओके, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स जिनसे हम क्या, हमारी बॉडी में क्या होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। सो बेटे द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था, और उन्होंने किस डिजीज के अगेंस्ट किया था, स्मॉल पॉक्स डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है। Many vaccines are available for preventing infectious diseases and provide disease specific means of prevention। बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स जो है वो बन चुकी हैं जो स्पेसिफिकली आपको क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं अगेंस्ट द डिफरेंट infectious diseases। These are the few examples of vaccines, okay, against the different diseases। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, इन तीनों के अगेंस्ट एक कंबाइंड वैक्सीन दी जाती है, दैट इज डीपीटी वैक्सीन। पोलियो माइलिटिस, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा ना, 5 इयर्स तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वैक्सीन बन चुकी है इसके अगेंस्ट। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन दी जाती है, BCG, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ओके, एंड दीज वैक्सीन्स आर अवेलेबल अंडर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, ये बच्चों को दी जाती हैं। वो पोलियो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा ना, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले जो हैं वो घर घर जाते हैं कि आपके घर में छोटा बच्चा है या लेस देन 5 इयर्स है तो उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। सो दैट कम्स अंडर द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। नाउ सी द टर्म वैक्सीनेशन, इट इज रिलेटेड टू वैक्सीन, ठीक है। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वैक्सीनिया, ठीक है, वैक्सीनिया से लिया गया है और जिसका मतलब क्या है, काउ पॉक्स, क्योंकि जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी स्टूडेंट्स वो इसी काउपॉक्स से ही बनाई गई थी, ठीक है, अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ओके, टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। और वो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। अब वैक्सीनेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग डेड माइक्रोब्स in the body of a healthy person in order to develop immunity against a particular disease caused by that microbe, ठीक है। उन वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस करना मतलब माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करना किसी हेल्दी बॉडी में, दैट प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। आप उसको क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं, okay, this process is called vaccination। It is the process of injecting dead microbes in the body of a healthy person in order to develop immunity against a particular disease caused by that microbe। Now ये जो आपका स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये एक राइट एज पे ही होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, यंगर वंस जो होते हैं, उनके क्या बने होते हैं, चार्ट होता है, ठीक है, उसमें एज वाइज सारी कौन कौन सी उसको वैक्सीनेशंस हैं उसकी वो सारी प्रिस्क्राइब्ड की होती हैं। सो वैक्सीन हैज टू बी प्रोवाइडेड एट प्रॉपर एज, वो एक प्रॉपर एज पे देनी चाहिए। हेपेटाइटिस वायरस कॉज जॉन्डिस एंड ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, और ये वाटर के जरिए ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज है ये। इट इज यूजलेस इफ हेपेटाइटिस वैक्सीन इज गिवन आफ्टर 5 इयर्स ऑफ द एज। अगर आप 5 इयर्स के बाद बच्चों को ये हेपेटाइटिस वैक्सीन देते हैं तो दैट इज यूजलेस। व्हाई? बिकॉज बाय दैट टाइम दे आर एक्सपोज्ड टू द वायरस थ्रू वाटर, क्योंकि वाटर में वायरस स्प्रेड ये ट्रांसमिट होता है, तो दे आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू इट, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी बॉडी में अपने आप ही क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी उनके अगेंस्ट डेवलप हो जाएगी। हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट अपने आप इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, टिल द एज ऑफ 5 डेवलप हो जाएगी।
अंडरस्टूड। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है कि एक राइट एज पे ही, एक प्रॉपर एज पे ही वैक्सीन देनी चाहिए। सो हेयर इज द समरी ऑफ सम इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, ये आप अच्छे से इनको रीड कर सकते हैं। देयर प्रिवेंटिव मेथड्स एंड देयर सिम्टम्स आर, और कौन उनका कॉजेटिव एजेंट है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी है। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है, कि आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर सकें। ओके, सो यू कैन गिव जस्ट अ क्विक रीडिंग टू इट। ओके, आप इसको जूम करके जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज सेशन, एंड इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर नंबर 13. Okay, so revise it properly. Stay safe, take care, bye bye.